हाय व्यूअर्स, हमारे सामने एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम प्लॉट के मुतालिक मजीद पढ़ेंगे। व्यूअर्स, हमने लास्ट एपिसोड में प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा था और हम इस पॉइंट तक पहुंचे थे कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्लॉट क्या होता है, और फिर हमने ये बताया कि हम प्लॉट को किन चीज़ों से प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ चीज़ों का तस्करा किया। तो इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि हाईलाइट्स हम पिछले एपिसोड की कुछ बता दें ताकि आपको दोबारा से जहन में आ जाए। और अगर किसी ने हमारी पिछली एपिसोड नहीं देखी तो प्लीज़ आप पिछली एपिसोड को देखकर और फिर आपको मजीद समझ में आएगी कि आज की एपिसोड का क्या मकसद है। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्यूअर्स, हमने जिक्र किया था कि प्लॉट जो है वो दो किस्म का होता है, एक है सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। व्यूअर्स, सिंपल प्लॉट में हम ये देखते हैं कि द चेंज ऑफ फॉर्च्यून जो होती है वो किसी भी रिवर्सल या रिकग्निशन के बगैर ही वजूद में आती है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमने रिवर्सल उन पॉइंट्स को अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो काइंडली मेरी पिछली एपिसोड को देखें जो प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा, हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। तो व्यूअर्स, सिंपल प्लॉट वो होता है कि जिसमें कोई फॉर्च्यून जो है, जो चेंज ऑफ फॉर्च्यून है वो किसी भी रिवर्सल या रिकग्निशन के बगैर होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स प्लॉट में इसके बिल्कुल उल्ट होता है। गोया कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट में जो हमारी चेंज ऑफ फॉर्च्यून है वो रिकग्निशन और रिवर्सल के साथ ही वजूद में आएगी। तो ये ज़हन में आपको रखना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद व्यूअर्स, ये जो हम डिस्कवरी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब कोई कैरेक्टर को डिस्कवर कोई चीज़ होती है या वो जब वो कोई डिस्कवरी उसके सामने आती है, मिसाल के तौर पे अगर हमें ये पता चलता है कि अहमद जो है वो सारा की बजाय किंजा से मोहब्बत करता है, तो सारा के लिए एक डिस्कवरी है। ओके, तो ये जितनी भी डिस्कवरीज, ये ज़हन में जरूर ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा कि डिस्कवरी बेसिकली डिस्कवरी हाउ, यानी वर्ड अगर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज करूं हाउ, ये हाउ टू डिस्कवरी बेसिकली प्लॉट है। सो हाउ टू डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी कैसे वजूद में आई, ये हमारा प्लॉट। हाउ टू डिस्कवरी, गोया डिस्कवरी कैसे अमल में आई, ये हमारा प्लॉट है। व्यूअर्स, हाउ टू डिस्कवरी कैसे वजूद में आई, यानी कि डिस्कवरी का अमल कैसे आया, किन एक्शन के साथ आया, क्या वो चीजें थी, उसे ही हम प्लॉट कहते हैं। तो ये एक और डेफिनेशन प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल आई और ये सारी चीजें प्लॉट के अंदर आती हैं। तो व्यूअर्स, वो जितने भी सस्पेंस एंड एस्टोनिशमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ज़हन में रखना है कि हमने सस्पेंस या एस्टोनिशमेंट को सिर्फ इसलिए नहीं दिखा देना कि यार ये होना चाहिए, नो, हमें उसको प्लॉट को इस तरह ही डेवलप करना है कि उसमें सस्पेंस का एलिमेंट रहे। व्यूअर्स, इसीलिए पाकिस्तान में आजकल एक ड्रामा बहुत पॉपुलैरिटी ले रहा है और वो है तुम मेरे पास हो। तो व्यूअर्स, मुझे उस ड्रामे से इतराज़ है कि उसकी तीसरी चौथी किस्से ही हमें अंदाजा हो गया था कि ड्रामे का एंड क्या होना है या ड्रामे के अगले एपिसोड्स में क्या होना है। तो इसका कोई फायदा नहीं। आपने जितना मर्जी अच्छी लाइंस लिखी हो या आपने सीन्स को डेवलप किया हो, वो एक बोरिंग ड्रामा होगा। और यही केस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों को अच्छा पसंद आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑडियंस जो इंडो पाक की है वो फिल्म या ड्रामे के एस्पेक्ट को उस तरह नहीं समझती जिस तरह एक टेक्निकल बंदा समझता है। तो लेकिन चूंकि वो पसंद आ रहा है, ओके, इट्स फाइन। नाउ कमिंग बैक टू माय टॉपिक, अब हम कमिंग बैक टू माय टॉपिक, व्यू सपोज में हमें ये मालूम है कि मिसहैप्स या ट्रेजेडीज जो हैं वो उससे इंसानी हमदर्दी को गैदर किया जा सकता है। ये हम एक पॉइंट को जानते हैं, ये ह्यूमन एस्पेक्ट होता है और ये उसका इमोशनल एस्पेक्ट भी हम कह सकते हैं। तो सपोज मैं कहता हूँ कि अगर हम ऑडियंस को एक सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन ए, कोई भी सिचुएशन है, मैं उस पर नहीं, एक सिचुएशन ए देते हैं हम कि इस टाइम ये फिल्म चल रही है, एक सिचुएशन ए है
तो ऑडियंस जो है वो सिचुएशन बी का इंतजार करेगी। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि हमने बजाय सिचुएशन ए से सिचुएशन बी पे जाने के हमने सिचुएशन ए में एस्टॉनिशमेंट कर देनी है कोई, तो उनको हैरान कर देना है हमने सिचुएशन ए में। और अब जब पहले को एक देखना चाह रहे थे कि अब क्या सिचुएशन आने वाली है, तो वो सिचुएशन बी का वेट कर रहे थे, हमने सिचुएशन ए में उनको एस्टॉनिश किया, अब वो बी के इंतजार में ज्यादा लग गए। तो सस्पेंस और एस्टॉनिशमेंट का एलिमेंट इस तरह आप समझ सकते हैं। हमें यूजुअली नॉवल में ये अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारे पास नॉवल में दो सस्पेंस के इंसिडेंट्स हैं तो हम एक अच्छा नावल उसको तस्वर कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े इंट्रीग्विंग होने चाहिए, बड़े ही वो सस्पेंस जो है वो अगर नावल की जान है तो वो आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस किस्म के सस्पेंस होगा। तो इम्पॉर्टेंटली टू आर एनफ। अब फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, चूंकि खासतौर पर अगर आप अमेरिकन फिल्म्स को देखें, हॉलीवुड की फिल्म्स को देखें, तो वो कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये हमें बताता है कि अगला जो मैं सीन लिखने लगा हूँ इस सीन का पिछले सीन के साथ क्या ताल्लुक है, या ये जो सीन मैंने लिखा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरी फिल्म के लिए, इसलिए क्या इसमें कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, यानी ऑडियंस क्या ये अपने दिन में सोचिए व्हाट नेक्स्ट, अब ये देखिए सीन दी है, अब इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह आप सीन बाई सीन जब चलते हैं तो आप एक क्वालिटी की फिल्म बनाने में व्यूज। नेक्स्ट टॉपिक जो प्लॉट में या जो फीचर है हमें जो ज़हन में रखना है वो होता है, उसको हम इंग्लिश में एपिफेनी कह सकते हैं, यानी कि मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में आता है कि हमने क्या डिफरेंट क्रिएट कर दिया। मैनिफेस्टेशन ये होती है, एपिफेनी इज ऑल्सो एक सस्पेंस का ही आप समझ सकते हैं कि एक सस्पेंस की ही फॉर्म है, लेकिन इसमें इमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक लड़की अपनी माँ से ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब व्यूअर्स ऑडियंस ये सोचेंगे कि उसकी माँ बहुत खुश होगी कि मैं जो हूँ वो नानी या दादी बनने वाली हूँ। ऑडियंस के ज़हन में फ़ौरन अभी ये आएगा कि अभी उसकी माँ बहुत खुश होगी चूँकि उसकी बेटी के यहाँ औलाद होने वाली है। लेकिन अगर हम ये दिखा दें कि वो कहती है कि मैं ग्रैंड मदर नहीं बनना चाहती, तो आप देखें कि ये एक एस्टॉनिशमेंट का फैक्टर है, लेकिन ये इमोशनल एस्पेक्ट भी इसके अंदर है, तो इसको हम एपिफेनी कहेंगे, यानी कि इसके अंदर मैनिफेस्टेशन आ गई। हम एक चीज़ सोच रहे थे, ऑडियंस ये चीज़ सोच रही थी, वो उसके अगेंस्ट आया। सस्पेंस में ज़रूरी नहीं है कि ये हो, सस्पेंस में हमें ये नहीं पता होता कि क्या होगा, एपिफेनी में हमें ये पता है क्या होगा लेकिन उसके अगेंस्ट हो गया, ये एपिफेनी हो। उसके बाद व्यूज हमारे पास आता है फेमिलियर के। यहाँ कहने का मकसद फेमिलियरिटी का ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि व्यूज अपने जहन में रख के चल रहे होते हैं जब फिल्म स्टार्ट होती है। मतलब उन्होंने कई फिल्में पहले देखी होंगी, कई नावल पढ़े होंगे, कई स्टोरीज ऐसी सुनी होगी जो कि मिलती जुलती होती हैं, तो उनके जहन में प्लॉट का एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर शायद बन जाता हो। लेकिन चूंकि हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि ये हमारे व्यूअर्स को अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या होगा, तो हमें थोड़ा सा उसके अगेंस्ट चलना है, हमें थोड़ा सा। लेकिन यूजुअली ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा सा सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, ऑडियंस जो होती है सस्पेक्ट कर रही होती है कि ये हो सकता हो। तो इस चीज़ को भी हमें ज़हन में रखना है कि इतना ज़्यादा फेमिलियरिटी ना ऑडियंस की आ जाए कि वो सारा ही बात को समझ पाए। तो व्यूअर्स जब फेमिलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि डेफिनेटली हमने कहा कि प्लॉट का थोड़ा बहुत कुछ ऑडियंस के ज़हन में आ जाती है चीज़, लेकिन हमने क्या करना है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी लोनली हुआ था, अकेलापन उसने महसूस किया था, तो क्या ये जो कैरेक्टर हम दिखा रहे हैं ये वैसे ही लोनली है, ये इट्स वेरी डीप, ये तो ये एक आपने इसमें डिफरेंस दे दिया। या अगर किसी ने कोई हादसा किसी से पेश आया था तो उसको अब ऑडियंस को पता लग रहा है कि ये उसको फीलिंग यानी कि फेमिलियर है कि ऐसा कुछ होता रहा है, लेकिन क्या हमने उसको डिफरेंट किया। या कोई शख्स जब मरता है तो सपोज उसने खुदकुशी की,
तो क्या ऑडियंस ने किसी ऐसे शख्स की खुदकुशी को देखा या सुन रखा है पहले ही, लिहाजा फेमिलियर तो है, लेकिन क्या ये खुदकुशी उसी स्टाइल से है या इस खुदकुशी में कोई और इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि नहीं, तो ये हमें डिफरेंस उसको कर देना। तो ये फेमिलियर का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक चीज और भी होती है कि डिफरेंट व्यूज भी हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो आपका प्लॉट है उसके अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उसका किसी एक चीज के बारे में डिफरेंट व्यूज होने चाहिए, यानी कि ये नहीं कि तमाम करेक्टर जो हैं वो एक ही बात पर आमादा हो चुकी हों, एग्री कर चुकी हों, तो उनके व्यूज आप डिफरेंट आपको दिखाने चाहिए। वो आप जब करेक्टर्स में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा। लेकिन व्यूज उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बात करनी है, और अक्सर जो है मंझे हुए राइटर्स भी इन चीज़ को छोड़ देते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, कि अगर आप वो सोचें कि आपका कोई सीन जो है वो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, अगर आपका कोई सीन स्टोरी में उसको आगे नहीं बढ़ा रहा, तो आपको सीन काट देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हर सीन जो है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि इंफॉर्मेशन करेक्टर्स के बारे में या तो कोई इंफॉर्मेशन बता रहा हो या वो एक ऐसी कोई पॉइंट हो जो कि स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कोई इंफॉर्मेशन करेक्टर्स के बारे में रिवील कर रहे हैं एक सीन के अंदर, तो जो हमारा ऑडियंस है उसको भी, ताकि ये मतलब अंदाजा हो सके कि नेक्स्ट सीन जो आप दिखा रहे हैं वो पिछले सीन की वजह से आ रहा है ना। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसी में ही किसी अच्छे राइटर और बुरे राइटर का पता लगता है। तो कई दफ़ा मैंने देखा कि बड़े मशहूर राइटर्स भी जो हैं समटाइम्स अपने बेस्ट सीन्स को काट देते हैं, यानी उन्होंने लिख तो लिया, लेकिन जब बाद में जब सेकंड ड्राफ्ट में थर्ड ड्राफ्ट में उसको देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये सीन जो है अगरचे कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन स्टोरी को फॉरवर्ड नहीं कर रहा, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हो रही, वो उसमें कोई डिसीजन या इनडिसीजन का फैसला नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वो उसको काट देते हैं। और ये बहुत जिगरे का काम है, अपने लिखे हुए सीन को, जो कि आप समझते हो कि बेस्ट सीन है, यानी कि अगर आपने पूरा स्क्रिप्ट भी लिख लिया और उसमें आप समझते हैं कि ये बेस्ट सीन था जो मैंने लिखा, लेकिन वो सीन आपको काटना पड़ रहा है क्योंकि वो खातिर खा फायदा नहीं दे रहा। तो इसलिए ये एक बड़े जिगरे का काम होता है, बड़े हौसले का काम होता है अपने बेबी को काट देना। तो ये था प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यूअर्स कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।